Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video we will discuss FW risk model and their critics. पिछली वीडियो में हमने कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था. हमने वहाँ देखा था कि CPA के फादर FW रिस्क है. सो अब हम उनका मॉडल को डिटेल में स्टडी करेंगे कि उन्होंने क्या मॉडल दिया था. ओके, सो इन्होंने दिया था 3 टाइप्स ऑफ अप्रोचेस. इकोलॉजिकल अप्रोचेस इन्होंने दिया था. इकोलॉजिकल अप्रोच में वो कहते हैं कि डायनामिक इंटरैक्शन ऑफ द सिस्टम्स या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स का डायनामिक इंटरैक्शन होता है. इसके अलावा इन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच दी है और आइडियल मॉडल एंड मॉडल बिल्डिंग अप्रोच को इन्होंने दिया है. इकोलॉजिकल अप्रोच को हमारे पास हम देखते हैं कि ये जो कि JM गॉस के द्वारा इनिशिएटेड की गई थी और इससे एसोसिएटेड लोग रॉबर्ट डैल, रोस्को मार्टिन एंड FW रिस्क है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये PYQ है. सो आप यू शुड रिमेंबर दिस PYQ. ओके, सो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में FW रिस्क ने द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बताया था और इनका फर्स्ट सजेस्टेड बाय ड्वाइट वर्ल्डो. ये जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच थी वो ड्वाइट वर्ल्डो के द्वारा सजेस्ट की गई थी. टालकट पार्सन ने भी स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को दिया था. इसके अलावा रॉबर्ट मार्टिन और गैब्रियल अल्मैन एंड डेविड एप्टर ये लोगों ने भी स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को दिया था. अब स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में यहाँ पर है फंक्शंस ऑफ एवरी सोसाइटी स्ट्रक्चर बाय द रिक्स. मतलब जो एवरी सोसाइटी के जो स्ट्रक्चर्स के जो फंक्शंस होते हैं रिक्स ने उन्हें दिया है कि क्या क्या सोसाइटी के फंक्शंस होते हैं. उसमें से है पॉलिटिकल, इकोनॉमी, सोशल, सिंबॉलिक, कम्युनिकेशन. ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये PYQ में पूछा गया है 2-3 बार. एक तो इसमें क्रोनोलॉजिकल पूछा गया है कि किस ऑर्डर में रिक्स ने बताया है कि स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस क्या होते हैं. इसके अलावा और कितने फंक्शंस रिक्स ने बताया है. इस तरह का क्वेश्चन आया है. और ये जो रॉबर्ट मार्टिन है यहाँ पर इनकी एक बुक है रीडर इन ब्यूरोक्रेसी. ये भी बहुत बार PYQs में पूछी गई है तो आप इसको रिमेंबर कर लीजिएगा. हाँ, फंक्शंस में अब FW रिस्क ने यहाँ पर दिया है स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच में उन्होंने थियरीज दी है. एक तो है आइडियल मॉडल या थियोरेटिकल मॉडल. इसमें उन्होंने बताया है कि एग्रेरिया, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, फ्यूज प्रिज्मेटिक एंड डिफ्रैक्टिव सोसाइटी, ये 2 मॉडल इन्होंने दिए हैं. तो हम इन 2 मॉडल को डिटेल स्ट्रक्चर में देख लेते हैं. एग्रेरिया इंडस्ट्रियल मॉडल, इस मॉडल को रिक्स ने 1956 में दिया था और इन्होंने डिस्टिंग्विश किया था एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ और इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ को. और इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल में एग्रीकल्चरल सोसाइटी को चाइना लिया था और इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में USA का इन्होंने एग्जांपल लिया था. हम देखते हैं कि इन्होंने इन सोसाइटीज़ के बारे में क्या बताया था. तो रिक्स कहते हैं कि जो एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ होती है वो एस्क्रिप्ट इन द वैल्यूज़ होती है. यानी वहाँ पर अचीवमेंट के बेस पे स्टेटस या फिर रिवॉर्ड्स वगैरह नहीं मिलते, बल्कि आपके एस्क्रिप्टिव वैल्यू, मतलब आपकी समाज में पोजीशन क्या है, आपका स्टेटस क्या है, आपका कैस्ट क्या है, उन बेसिस पे आपको अचीवमेंट्स मिलती है, वैल्यू मिलती है. इसके अलावा पर्टिकुलरिस्टिक नॉर्म होते हैं. यानी यहाँ के जो नॉर्म्स बहुत ही सोसाइटी के समेत होते हैं, यानी बाउंड्रीज में होते हैं, जो कि शायद वहाँ के नॉर्म्स अगर दूसरी जगह हम अप्लाई करें तो लागू ना हो. इसके अलावा ये डिफ्यूज पैटर्न होते हैं. यानी कोई एक स्ट्रक्चर ही बहुत सारे काम करता है. जैसे कि किंग है, किंग के अंडर ही सारे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स आते हैं. हर डिपार्टमेंट किंग के अंडर ही आता है. सो यानी सब चीज़ से किंग को कंट्रोल करता है. वैसे इंडस्ट्री में नहीं होता है. हम इंडस्ट्री के भी डिस्कस करेंगे. लिमिटेड मोबिलिटी, यानी एग्रीगेट सोसाइटी में मोबिलिटी नहीं होती. यहाँ पर है ना सिर्फ मोबिलिटी नहीं होती है कैस्ट के एक दूसरे के अंदर या फिर वर्कर्स के एक दूसरे के अंदर. वो जो भी जिसका काम है वो उसी के अराउंड लिमिटेड होते हैं. इसके अलावा डिफ्रेंसिएशन होता है बहुत ज़्यादा. डिफ्रेंसिएशन इन द सेंस स्टेटस में या फिर कास्ट में डिफ्रेंसिएशन बहुत ज़्यादा होता है. अब हम देख लेते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी का क्या है. यहाँ पर ना आपके जो भी वैल्यू होगी वो अचीवमेंट के बेस पर होगी. यहाँ पर यूनिवर्सलिस्टिक नॉर्म्स होंगे, यानी हर जगह अगर एक नॉर्म है तो हर जगह अप्लाई होगा. स्पेसिफिक पैटर्न्स होंगे, यानी स्पेशलाइजेशन होगा. यहाँ पर हाई डिग्री ऑफ स्पेशल मोबिलिटी, यानी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे कि कोई भी किसी भी क्लास में मूव कर सकता है. इसके अलावा एगैलिटेरियन सोसाइटी होगी. यहाँ पर सबको इक्वल राइट्स या फिर इक्वल स्टेटस या इक्वल वैल्यूज़ मिलेंगे.
यहाँ पर क्रिटिसिज्म, अब ये एग्रेरिया और इंडस्ट्रियल मॉडल जो रिक्स ने दिया है ये तो बहुत एक्सट्रीम लेवल के सोसाइटीज़ को यहाँ पर डिस्क्राइब करता है। हो सकता है सोसाइटीज़ इन बीच के मतलब इन दोनों के ट्रांजिशन वाली भी सोसाइटीज़ हो, तो बहुत सारे क्रिटिक्स ने इन्हें इन दो बेसिस पे क्रिटिसाइज़ किया गया ट्रांजिशन सोसाइटी का, व्हाट अबाउट द ट्रांजिशन सोसाइटी एंड मिक्स टाइप ऑफ सोसाइटी। तो इन क्रिटिसिजम्स के बाद रिक्स ने एक और मॉडल दिया जो कि है फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड सोसाइटी मॉडल। सो इसमें जो फ्यूज्ड सोसाइटी होती है वो अंडर डेवलप कंट्रीज़ की होती है, और जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी होती है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की होती है, और जो डिफ्रैक्टेड सोसाइटी होती है वो डेवलप्ड की होती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो अंडर डेवलप्ड या फिर फ्यूज सोसाइटी से यहाँ पर फंक्शनली डिफ्यूज़ होते हैं, यानी यहाँ पर बहुत सारे काम बस एक एक पोजीशन या एक ऑफिस ही परफॉर्म करती है। इसके अलावा अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं, यानी यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते मतलब फंक्शंस में, सब एक ही उसमें डिफ्यूज़ होते हैं। जो प्रिज्मेटिक सोसाइटीज़ होते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में होते हैं उसमें सेमी डिफ्रेंशिएशन होता है, यानी थोड़े बहुत डिफ्रेंशिएशन होते हैं स्ट्रक्चर के फंक्शंस में। हालांकि बहुत सारे फंक्शंस एक पोजीशन या फिर एक ऑफिस परफॉर्म करती है, बट थोड़े बहुत डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर पाए जाते हैं। जो डेवलपिंग कंट्रीज है जिसे हम डिफ्रैक्टेड सोसाइटीज़ कह रहे हैं, यहाँ पर फंक्शनली स्पेसिफिक होते हैं, यानी यहाँ पर जो भी फंक्शंस है स्ट्रक्चर्स के बहुत ही स्पेसिफिकली डिफाइन होते हैं, और यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन हाई लेवल का पाया जाता है। इसे डिफ्रैक्टेड सोसाइटीज़ यहाँ पर कहते हैं। अभी जो फ्यूज्ड सोसाइटीज़ है और डिफ्रैक्टेड सोसाइटीज़ है ये तो एक अलग एक्सट्रीम पे हो गए, मगर जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी है ना इसके कुछ स्पेशल फीचर्स होंगे। तो रिक्स ने इनके स्पेशल फीचर्स पे फोकस करते हुए यहाँ पर प्रिज्मेटिक सोसाइटी के सम फीचर्स बताए हैं। उन्होंने यहाँ पर साला मॉडल को दिया है, जो कि प्रिज्मेटिक सोसाइटी का साला मॉडल एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को कहा गया है कि एक प्रिज्मेटिक सोसाइटी का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किस तरह से परफॉर्म करता है। तो उन्होंने बताया कि ये जो साला मॉडल है इसके 3 फीचर्स है। एक है हेटेरोजेनिटी, दूसरा है फॉर्मलिज्म एंड तीसरा है ओवरलैपिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बहुत बार इसमें से PYQs आए हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक के PYQs भी देख लेंगे। तो हेटेरोजेनिटी में हेटेरोजेनिटी में यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स होते हैं प्रिज्मेटिक सोसाइटीज़ में, साइड बाय साइड सेम सिस्टम्स नहीं होते हैं। बहुत तरीके के सिस्टम्स यहाँ पर पाए जाते हैं गवर्नमेंट के उसमें। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हेटेरोजेनिटी एक पाई जाती है और यहाँ पर फॉर्मलिज्म पाया जाता है। फॉर्मलिज्म यानी जो प्रिस्क्राइब नॉर्म्स होते हैं उसके रियलिटीज़ अलग होती है। फॉर एग्जांपल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत सारे रूल्स प्रिस्क्राइब है, जैसा कि अब हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, बहुत सारे प्रिस्क्राइब है, पर इन रियलिटी ये मतलब ये सब चीज़ें बहुत जगह ऐसा है सिटीजन्स को नहीं मिलती है। हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सिटीजन्स होते हैं हमारी कंट्री में जो इन राइट्स से डिप्राइव होते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो नॉर्म्स है, जो प्रिस्क्रिप्शन है वो बहुत डिफरेंट होता है, रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है। इसे हम फॉर्मलिज्म कहते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी या फिर इनकॉन्ग्रुएंस भी यहाँ पर कहा जाता है। फिर इसका थर्ड फीचर जो है ओवरलैपिंग है। ये बहुत बार PYQs में पूछा गया है। ओवरलैपिंग के अंदर हमें 5 फीचर्स मिल जाते हैं। ओवरलैपिंग में यहाँ पर हमें नेपोटिज्म आ जाता है, यानी प्रिज्मेटिक सोसाइटीज़ में है ना नेपोटिज्म पाया जाता है। पॉलीनॉर्मेटिविज्म पाया जाता है। पॉलीनॉर्मेटिविज्म मीन्स यहाँ पर मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल फ्यूचर एक साथ सोसाइटी में चलते हैं। बाज़ार कैंटीन मॉडल होता है। यहाँ पर बाज़ार कैंटीन मॉडल मीन्स एक मार्केट का भी, न्यू मार्केट के जो भी बिजनेस है वो भी चलते हैं, जो ट्रेडिशनल है वो भी चलते हैं, यानी प्राइस इंटरमीडिएंसी होती है। ये PYQ पूछा गया है। यानी यहाँ पर प्राइस का हिसाब ना फ्लक्चुएट होता है, आपकी पोजीशन के हिसाब से, आपके स्टेटस के हिसाब से प्राइजेस यहाँ पर फ्लक्चुएट होते हैं। सबके लिए सेम प्राइस यहाँ नहीं होता है। अथॉरिटी वर्सेस कंट्रोल, यानी स्ट्रक्चरल सेंट्रलाइज्ड होता है, अथॉरिटी सेंट्रलाइज्ड होती है, लेकिन जो कंट्रोल होता है वो लोकलाइज्ड होता है ओवरलैपिंग के प्रिज्मेटिक सोसाइटी के फ्यूचर में। तो यहाँ पर 3 ये जो फीचर्स दिए गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिज्मेटिक सोसाइटी के, कुछ बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसे आप अच्छे से नोट्स आप ऐड ऑन कर लें। फिर FW रिस्क ने बताया है कि जो
प्रिज्मेटिक सोसाइटीज़ में चेंज आता है, यानी वो ट्रांजिशनल सोसाइटी है, ऑब्वियसली उसमें चेंज तो आना ही है, लेकिन जो यहाँ पर 3 टाइप के चेंजेस उसमें आते हैं। एक है एक्सोजेनस चेंज, यानी जो एक्सटर्नल चेंज होता है, जो मतलब आउटर वर्ल्ड से वो जब इन्फ्लुएंस होके कुछ होता है तब एक्सटर्नल चेंज होता है। एक है इंडोजेनस चेंज, यानी जब इंटरनल चेंजेस आते हैं, यानी अगर फॉर एग्जांपल इंटरनली कोई कंट्रीज़ में मूवमेंट स्टार्ट हो जाए, रीजनल मूवमेंट्स, पॉलिटिकल मूवमेंट्स, रिलीजियस मूवमेंट्स, सो वो एक इंटरनल चेंज होता है। और एक है इक्विजेनेटिक चेंज, यानी ये दो साइड से होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ साइड से ये चेंज होता है। तो हमारे पास हो गया एक्सोजेनस चेंज, एंडोजेनस चेंज एंड इक्विजेनेटिक चेंज। अब यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो एक्सोप्रिज्मेटिक सोसाइटी होती है, जहाँ पर एक्सटर्नल यानी बाहर के फोर्सेस से चेंज आता है ना, उसमें हमें ज़्यादा तौर पर हेटेरोजेनिटी, फॉर्मलिज्म एंड ओवरलैपिंग देखने को मिलती है, क्योंकि हम बाहर की अब्रॉड फॉरेन एलियंस के रूल अपने ऊपर लागू करते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्केल पर हमें हेटेरोजेनिटी, फॉर्मलिज्म एंड ओवरलैपिंग देखी जाती है। तो FW रिस्क ने ये जो मॉडल दिया है कि प्रिज्मेटिक ट्रांजिशनल सोसाइटी के ये फीचर्स होते हैं, इन्होंने बहुत सारे डिफरेंट टर्म्स इसमें इस्तेमाल किए हैं। तो यहाँ पर अब इन सोसाइटी के बेसिस पे, इन मॉडल के बेसिस पे यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इसे क्रिटिसाइज़ किया है। यहाँ पर मैंने स्टार मार्क किया हुआ है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जिनके क्रिटिसिजम्स है ना, हर बार हर पेपर में एक ना एक क्रिटिसिज्म तो PYQs में पूछा गया है। हम इसके PYQs नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो आप उस पर देख लेना कि किस तरह रिपीटेडली इस मॉडल से क्वेश्चंस आते हैं, वेदर इट इज़ क्रिटिसिज्म या बुक्स हो या फिर इसके फीचर्स वगैरह हो। तो हम देख लेते हैं। क्रिटिसिज्म को हमने ना कैटेगरीज में बांट लिया है, यानी किस ऑथर ने किस कैटेगरी में इनका क्रिटिसाइज किया है। तो कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज हमने देखा है कि रिक्स ने ना इनके मॉडल में जैसे प्रिज्मेटिक साला मॉडल, बाजार कैंटीन मॉडल, इस तरह के लाइक साला मॉडल, कैंटीन मॉडल, इस तरह के वर्ड्स को यूज़ किया है। तो इसकी बेसिस पे रिचार्ड ए कहते हैं कि ये न्यू वर्ड्स है जो कन्फ्यूजन है, और इसके अलावा सीसन कहते हैं कि टू अंडरस्टैंड दिस वन हैज़ टू रीड 3 times, यानी ये कहते हैं कि रिक्स की जो भी थियोरी है, मॉडल है, उसको समझने के लिए एक इंसान को उसे 3 बार पढ़ना चाहिए, तब जाके वो उसे समझ आती है। मतलब इनके वर्ड्स के यूजेज के बेसिस पे ये ऐसा कहते हैं। और जो किशन खन्ना है वो कहते हैं कि ये बोरोड टर्मिनोलॉजी फ्रॉम द फिजिकल साइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस हैज़ बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम इन द PYQs, तो आप इसको मार्क कर रख लीजिएगा। किशन खन्ना कहते हैं कि रिक्स ने जो भी टर्मिनोलॉजीज ली है ना, ये तो फिजिकल साइंस से ली गई है। अब हम देखते हैं कि नॉट फुल्ली इकोलॉजिकल की जो कैटेगरी है, इसमें किन किन लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है। तो रमेश के अरोरा ने कहते हैं कि मेजर फोकस ऑन इनपुट रादर देन आउटपुट, यानी रिक्स ने है ना सिर्फ इसी पे फोकस किया है कि किस तरह क्या क्या चीज़ें हैं ना इसको मतलब इसके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट कर रही है, जैसे कि फॉर्मलिज्म हो गया, हेटेरोजेनिटी होगी, ओवरलैप हो गया, मगर इन्होंने इसका कॉन्सिक्वेंसेस नहीं बताए हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल के इसके बाद क्या होगा, मतलब अगर ये सोसाइटी ऐसी होगी तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। आउटपुट पे इन्होंने फोकस नहीं किया है, इसलिए इनकी स्टडी इकोलॉजिकल नहीं है। इसके अलावा रिचर्ड ए चैपमैन कहते हैं कि रिक्स हैज़ नॉट फुल्ली वर्कड ऑन द इट्स इम्प्लीकेशन। ये भी PYQs है, ये आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ये और ये किशन खन्ना और रिचर्ड ए चैपमैन का और हानबेन ली का, ये है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका हमेशा PYQ में ये 3 मैच द फॉलोइंग में आता है, या फिर किसी टाइप के स्टेटमेंट बेस में इनके क्रिटिक्स में ये आ जाते हैं। इसके अलावा RC तिलमैन कहते हैं कि रिक्स हैड अडॉप्टेड रॉन्ग एनालिटिकल टूल बोरोड फ्रॉम द फिजिकल साइंस। बट ये इन दोनों को कंफ्यूज ना कर लीजिएगा, किशन खन्ना एंड RC तिलमैन का। इन्होंने ही टोल्ड दैट ये टर्मिनोलॉजी फिजिकल साइंस की है, बट तिलमैन सेज दैट ये रॉन्ग एनालिटिकल टूल बोरोड फ्रॉम द फिजिकल साइंस। सो एक एक लाइन इसमें की इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये रिपीटेड PYQ है मल्टीपल टाइम्स। इसके अलावा जो स्टेटेड को ओरिएंटेशन है, इसमें हानबेन ली ने कहा है कि ही डाउटेड द यूटिलिटी ऑफ हिज मॉडल। लाइक हानबेन ली कह रहे हैं कि आई एम नॉट श्योर कि इनका जो मॉडल है वेदर इट्स रियली एम्पेरिकल और नॉट, यूटिलिटी भी इसकी है या नहीं, वो ये कहते हैं। दया कृष्णन कहते हैं कि नो लॉजिक 3-fold क्लासिफिकेशन, जो उन्होंने क्लासिफिकेशन की है प्रिज्मेटिक
फ्यूज्ड एंड डिफ्रैक्टेड, उसका कोई लॉजिक नहीं है, बिकॉज रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट, ये ऐसा कहते हैं। और वेस्टर्न बायस में माइकल मुनरो कहते हैं कि डिसफंक्शनल एप्लीकेशन एंड डिफ्रैक्टेड फॉर्म नॉर्म्स बोल के ये बताते हैं यहाँ पर, यानी जो भी इन्होंने एप्लीकेशन बताया उसका डिसफंक्शनल है, मतलब कोई फंक्शन ही नहीं है। इसके अलावा वेस्टर्न बायस में आर.एस. माइल ने भी यही, मतलब इसी के ऊपर उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है कि ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द क्रिटिक ऑफ इट। और नेगेटिव ओरिएंटेशन में ई वेल्सन बताते हैं कि पॉजिटिव फॉर्मलिज्म एंड फंक्शनल फॉर्मलिज्म की ये यहाँ पर बात करते हैं। अब हम देखते हैं क्रिटिसिज्म्स तो यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद आता है रिवाइज्ड प्रिज्मेटिक थियोरी, यानी इन क्रिटिसिज्म की बुनियाद पर इन्होंने फिर इनकी जो थियोरी है, इनका मॉडल है, उसे रिवाइज्ड किया है। 1973 में उन्होंने फिर से एक बुक पब्लिश की थी, प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिविजिट करके। तो इन्होंने यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन जो था उसको इन्होंने 2 डायमेंशनल कर दिया, यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन। सो जो भी अब यहाँ पर उन्होंने डिफ्रैक्टिव सोसाइटी और जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी थी ना, उसके फिर 3 कैटेगराइजेशन किए हैं। जो डिफ्रैक्टिव सोसाइटी है वो इको डिफ्रैक्टेड है, ऑर्थो डिफ्रैक्टेड है एंड न्यू डिफ्रैक्टेड है। एंड प्रिज्मेटिक सोसाइटी जो है वो है एक इको प्रिज्मेटिक, ऑर्थो प्रिज्मेटिक एंड न्यू प्रिज्मेटिक। सो इन्होंने फर्दर इसको क्लासीफाई करके फर्दर इसके डिटेल्स प्रोवाइड किए जब इन्होंने 1973 में फिर से इस मॉडल को रिविजिट किया। तो ये था हमारा FW रिस्क का मॉडल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है UGC नेट के इम्पॉर्टेंस वेटेज के लिहाज से। तो आप इसको अच्छे से इसके नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके PYQs करेंगे, तो इस सीरीज़ के साथ बने रहिएगा और शेयर कीजिएगा सबके साथ, सो दैट इट कैन बेनिफिट लार्ज